दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रसिया और यूक्रेन के वॉर पे। क्यों लोगों को लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है? रसिया क्यों अटैक कर रहा है यूक्रेन पे? इसका एक मेजर रीजन है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बनना चाह रहा है और रसिया ऐसा नहीं चाहेगा। ये नाटो क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर चल रहा था किसके बीच में, यूएसए और रसिया के बीच में, तो 1949 में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ जो यूएसएसआर को अपोज करने के लिए मेनली बनाया गया था, जिसको लीड कर रहा था यूएसए और इसमें टोटल 11 मेंबर थे। अभी इसमें प्रेजेंट 30 कंट्री हैं जो नाटो का मेंबर है और इनका मेन काम है रशिया को कंट्रोल करना, रशिया पे अटैक करके कभी ना कभी फ्यूचर में उसको रिप्रेस करना। अब यहां पे यूक्रेन जो है कब नाटो की तरफ झुका? क्या स्टार्टिंग स्टेज से यूक्रेन जो था नाटो की तरफ था? अगर यूक्रेन का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर हम देखना चाहेंगे तो यूरल माउंटेन जो यूरोप और एशिया के बीच में यूक्रेन वाले रीजन्स में है। यूक्रेन की पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो 30% जो है प्रो रशियन पॉपुलेशन है, जो यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में है, जहां पे वो रशिया के साथ जिस रीजन में बॉर्डर शेयर करता है, और 70% जो वहां के नेटिव यूक्रेन वाले हैं जो वेस्टर्न रीजन में लाइज करते हैं। प्रो रशियन कम्युनिटी जो है, जो यूक्रेन में रहती है ईस्टर्न पार्ट में, वो रशियन गवर्नमेंट को प्रेफर करते हैं, रशियन आइडियोलॉजी को प्रेफर करते हैं, जबकि जो 70% वेस्टर्न यूक्रेनियन है वो यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कंट्रीज को फॉलो करते हैं। अगर हम बात करते हैं 2014 से पहले की, तो इससे पहले 2010 से 14 तक में जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे मिस्टर विक्टर एक तरह से प्रो रशियन थे, रशियन आइडियोलॉजी को मानते थे और रशिया के लिए वो पपेट की तरह काम करते थे। एक यूरोपियन यूनियन जो यूरोप के कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें उनको इनवाइट किया जाता है और फ्री ट्रेड ऑफर किया जाता है, लेकिन वो नकार देते हैं रशिया के कहने पे। 2014 में जो 70% नेटिव यूक्रेनियन थे वो रिवोल्ट कर देते हैं उनके अगेंस्ट में, यहां तक कि उनको जान बचा करके रशिया में शरण लेनी पड़ती है। और 2014 के बाद जो यूक्रेन में गवर्नमेंट बनती है, वो एक आइडियोलॉजी जान चुके थे कि रशिया को प्रीफर करके, रशिया के पपेट बन करके हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो उनका झुकाव जो था यूरोपियन यूनियन की तरफ और यूएसए की तरफ ज्यादा होने लगा। और यूएसए चाहता है कि वो रशिया के जस्ट बगल में सेटअप हो जाए ताकि वो मिसाइल आसानी से लॉन्च कर सके। यूक्रेन का वो बॉर्डर जो 2200 किलोमीटर अप्रॉक्स है, वहां पर वो नाटो वाली जो फोर्स है उसको रख सके, जब चाहे मिसाइल वहां पे सेटअप कर सके और रशिया पे अटैक कर दे। और कोई भी कंट्री जो है अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा थ्रेट, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है कि मेरे ओपोनेंट जो है मेरे जस्ट बगल में आ जाए। ये बात 2014 में क्रीमिया जो यूक्रेन का पार्ट होता था, रशिया उसको फ्री करा देता है और उसको अपने में मिला लेता है। उसके बाद और भी 2 शहर है उसके यूक्रेन के जो ईस्टर्न रीजन में लाइज करते हैं, उस पर भी रशिया का कंट्रोल है, प्रो रशियंस वहां पे ज्यादा है। रशिया बहुत दिनों से एक बात समझा रहा था यूएसए को कि आप नाटो की जो फोर्स है या नाटो का मेंबर यूक्रेन को ना बनाए, क्योंकि यूक्रेन जो था पहले रशिया का पार्ट था, ये रशिया का इंटरनल मैटर है। जबकि यूक्रेन के जो वेस्टर्न रीजन वाले हैं वो नाटो की तरफ झुक रहे थे और बार बार वार्न किया जा रहा था रशिया की तरफ से। और रशिया एक एग्रेसिव नेशन है, उसका जो लीडर है व्लादिमीर पुतिन, वो डिसीजन लेने में काफी माहिर है। बार बार वार्न करने के बाद भी जो बाइडेन या जो भी इनके पहले की गवर्नमेंट रही है वो अवॉइड कर रही थी और चाह रही थी कि नाटो का मेंबर किसी भी तरह से यूक्रेन को बना लिया जाए। इस वॉर में यूक्रेन एक तरह से मुहरा बन करके रहा है। मेन वॉर जो है वो यूएसए और यूएसएसआर यानी रशिया के बीच में। रशिया के बार बार मना करने पे भी यूएसए नहीं मानता है और एक तरह से 2021 में यूक्रेन का झुकाव होता है नाटो की तरफ और रशिया कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। इसीलिए वो यूक्रेन पे अटैक किया है अभी। और यूक्रेन पे अटैक करने को मैं सही नहीं ठहरा रहा हूं कि रशिया ने अटैक करके उतने लोगों को मार रहा है, बट कोई भी कंट्री अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करेगा ही। 2 कंट्री अगर आपस में लड़ेंगे तो सुलझना उनको पड़ेगा। अब आज यूक्रेन अपील कर रहा है इंडिया से बार बार कि इंडिया बीच में बचाव करे। यूक्रेन की जरूरत हमको भी थी। किस कंडीशन में थी? जब हम न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे 1998 में, उस टाइम यूक्रेन हमारे अगेंस्ट था। हमको जरूरत थी यूक्रेन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने के टाइम में, वहां पर भी यूक्रेन हमको अपोज किया। हमको जरूरत थी पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट, जिस टाइम वो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा था वहां पर कि नहीं सप्लाई करे, क्योंकि उसी हथियार का यूज हमारे अगेंस्ट में किया जा रहा था। वहां पर भी पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया और
लास्ट पॉइंट है कि उसने कश्मीर मुद्दे पे ऑलवेज पाकिस्तान का साथ दिया है इंडिया को छोड़ करके। तो आप किस डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करना चाह रहे हैं? इंडिया को वो कौन सा फेवर आप इंडिया से चाह रहे हैं जो आपने कभी पास्ट में नहीं किया, और आज आप इंडिया को बोल रहे हैं कि आप मेरा फेवर कर दीजिए? तो जियो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है। हमको मेरा ज्यादा रिलेशंस अच्छा है रसिया के साथ, हम रसिया से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ सकते हैं। और यही बात हुआ भी कल सिक्योरिटी काउंसिल में, जब रसिया के अगेंस्ट में वोटिंग हो रहा था, उस टाइम इंडिया एब्सेंस हो गया। हाँ, वो अलग बात है, इंडिया जो है वो क्रिटिसाइज बाहर से करेगा, बोलेगा कि ऐसी चीजों को बातचीत से सुलझाया जा सकता है, लेकिन ऑलवेज झुकाव जो रहेगा इंडिया का वो रसिया की तरफ ही रहेगा, क्योंकि रसिया आपको हर टाइम यूनाइटेड नेशन में बचाया, वीटो लगा करके हर सिचुएशन में वो आपके साथ खड़ा रहा है। यहां तक कि अभी न्यूज में आया भी था कि इंडियन जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में, उनको ओनली द बेसिस ऑफ फ्लैग वहां से निकालने में मदद कर रही रशियन आर्मी। तो रसिया ये भी बात बोला कि यूक्रेन पे अटैक करके ऐसा नहीं कि हम वहां के लोगों को मार देंगे, हम वहां पे मिलिट्री को डिसबैंड कर देंगे, वहां पे डिफ्यूज कर देंगे, और वहां पे एक ऐसी गवर्नमेंट सेटअप करेंगे जो रशियन के अकॉर्डिंग चले और जो नाटो की मेंबर नहीं बने। उसका रसिया का एक मेन टारगेट है कि यूक्रेन किसी भी कंडीशन में नाटो का मेंबर ना बने। तो चलिए, इस तरह से ये आपका रीजन रहा, ठीक है, कि क्या था रशिया और यूक्रेन का वॉर। तो इसके बाद और भी कुछ लेटेस्ट अपडेट रहेगा तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।